जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप क्या खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आज का आगाज़ करते हैं जी हम लेबर से। फरमाइश आई है कि लेबर पहले करवाई जाए और वेजेस को बाद में करवाया जाए, तो लेबर ही पहले कर लेते हैं। 8 मार्क्स मस्त हैं अगर हम अपने ग्रिड एनालिसिस को अंदाज़ा में रखें तो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस लेबर का कुछ ये है। चलते जा रहे हैं बस, लेबर बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मीन्स किसी ना किसी तरीके से वो लेबर को इन टच में रखे हुआ, ठीक है ना जी। जैसे तो ये हुई कहानी इसकी। तो द फेवरेट टॉपिक लेबर है। और अगर हम वेरिएंस को देखें तो वेरिएंस भी क्या है? चलता जा रहा है। मस्कर चैप्टर है, एक ग्रेड में दूसरे ग्रेड में। तो लेट्स स्टार्ट। हम कोशिश करते हैं लेबर को जल्दी जल्दी साइडलाइन करने की। लेबर में ही 3 चीज़ें मौजूद हैं। कहता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी मेजरमेंट इन रिलेशन टू कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट, ये बता दो। कॉन्सेप्ट ऑफ रेम्युनरेशन सिस्टम, इंसेंटिव वेज सिस्टम टाइप्स, वो बता दो। और इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग कर्व ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये करो। तो 3 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक 8-8 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे वो अपनी मिथ्स तोड़ रहा है तो लेबर में भी चाहे तो 15 मार्क्स का सवाल बना सकता है, बनाना चाहे तो, ठीक है। जैसे UQ के अंदर वो मैक्सिमम 20 मार्क्स है, लेकिन 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, इस तरीके से क्वेश्चन वो बना रहा है। 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, तो 15 मार्क्स, 16 मार्क्स तक पहुँच जाता है। इसी तरह से अगर चाहे तो वो, क्योंकि हर एक के साथ ज़्यादा 8 मार्क्स। टाइप्स ऑफ लेबर 2 किस्म की है जी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो जो रेडिली चार्ज ऑन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स या वर्क हो जाएगी, और इनडायरेक्ट लेबर वो जो स्पेसिफिक चार्ज नहीं हो सकती है। अब लेबर के पेमेंट के मेथड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। जो मशहूर सबसे ज़्यादा है वो क्या है? पर आर रेट। हम क्या करते हैं, लेबर आवर्स को आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा पास लेबर की कॉस्ट आ जाती है। दूसरा सिस्टम है पीस रेट सिस्टम। मीन्स जितने पीसेस बनाएगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो ये है यूनिट स्पेस, यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, पर यूनिट रेट होगा। इसके अलावा गारंटीड भी होता है। एक गारंटीड सिस्टम है, क्या लें, मिनिमम वेज एक गारंटीड होगी, उसके अंदर प्लस आर्ली बेस या पीस सिस्टम के तहत उसमें कुछ एडिशन होगी। जैसे कमीशन टाइप की कहानी होती है कि एक बेसिक सेल पर्सन को बेसिक पे मिलती है, साथ कहते हैं कि आपको कमीशन भी मिलेगी, जिसकी ज़्यादा आप सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी। तो उसी तरीके से अपने वर्कर्स को थोड़ा सा इंड्यूस करने के लिए कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तो उसको टारगेट सेट करके दे दिया जाता है कि जनाब आप इससे ऊपर यूनिट्स बनाएंगे तो आपको ये वाली चीज़ भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगली कहानी क्या है? लेबर की एक्टिविटी का मालूम करना। तो लेबर की एक्टिविटी के अंदर एक कहानी है प्रोडक्शन और एक है प्रोडक्टिविटी। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन? क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस को प्रोडक्शन बोलेंगे।
लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी टाइप से रिलेट कर जाती है। मेजर ऑफ एफिशिएंसी कि हाउ एफिशिएंट यू आर। तो नाम मिलते जुलते होने का मतलब ये नहीं है कि ये सेम चीज़ की तरफ जा रहा है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स की कहानी है, उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की कहानी है, और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी है कि आप किस तरीके से यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगली कहानी जो डिफरेंस है वो है ओवर टाइम और ओवर टाइम का प्रीमियम। इसको कैसे डील करना है। जब ओवर टाइम होता है तो फिर एक रेट होता है, नॉर्मली बोला जाता है टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ। टाइम उसका बेस रेट होता है, बेसिक होती है, और ये हाफ है उसका ओवर एंड अबव 50%। तो जो बेसिक होता है वो हमेशा क्या होता है, वो डायरेक्ट लेबर कंसिडर किया जाता है, ठीक। और जो प्रीमियम है उसको नॉर्मली इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर किया जाता है, ठीक। जहाँ कहीं पे भी हमें डायरेक्ट लेबर और FOH के अंदर बाइफरकेशन करनी होगी तो वहाँ पर जो प्रीमियम वाला हिस्सा है 50% वाला हिस्सा वो किधर लैंड कर जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कंसीडर होगा। और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अक्सर औकात इस तरीके की कहानी हमें पेश नहीं आती है कि हमें सेपरेशन करना हो, अगर आ जाए तो फिर हमें करना पड़ेगा। अब अगली कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी कह सकते हैं। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के दो अलग फार्मूलाज हैं हमारे। एफिशिएंसी मेजर होती है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर एक्चुअल आवर्स। ये बिल्कुल वेरिएंस की तरह से ही है। वेरिएंस में भी क्या करते हैं आप, स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आवर्स का क्या कर रहे होते हैं। आपने वेरिएंस एफिशिएंसी रेशो वो क्या नाम है पढ़ी है, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यस सर, पढ़ा है ना। क्या होता है जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक। नाम से याद रह जाएगा इंशाल्लाह। लेबर एफिशिएंसी, अगर हमें एफिशिएंसी मालूम करनी पड़ जाए तो स्टैंडर्ड आर को रखो टॉप पर जो पहले है, और एक्चुअल आर को रखो डिनोमिनेटर के तौर पर, और इससे क्या आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। लाइक विद लाइक हो गई कहानी, एक जैसी याद रखने में कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। इसके अंदर एफिशिएंसी के अंदर आप मेजर देख रहे होते हैं, पिछले सालों से कंपैरिजन देख रहे होते हैं कि पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस थी, अब इस साल में क्या आई है, बढ़ी है या कम हुई है एफिशिएंसी। जबकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा इसके उलट है। आंसर दोनों में सेम ही आ जाता है, आंसर दोनों में सेम ही आ जाता है परसेंटेज वाइज, लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यूनिट्स बेस्ड है। प्रोडक्टिविटी किस बेस्ड है, यूनिट्स बेस्ड। अब जो सा फार्मूला यहाँ पे रखा है ना, इसके उलट कर लो, याद रखेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स टॉप पर ले जाओ और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड ले जाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स। इसमें पिछले सालों से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, ये करंट ईयर का ही होगा कि इस साल में क्या प्रोडक्टिविटी रही है, पर क्या परसेंटेज रही है। आंसर दोनों का क्या होता है, सेम। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स। अब ये एफिशिएंसी आपके पास होगी तो कुछ दफ़ा आपको एफिशिएंसी इंक्रीज की कहानी भी बता देता है, ये एफिशिएंसी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक।
तो एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है टाइम क्या होगा, कम लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एफिशिएंसी का ही फार्मूला जो है ना, ये आपके काम आ जाएगा। वहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज करनी हो तो ये वाला फार्मूले के जरिए सारे काम हो सकते हैं, हमें कोई दूसरी चीज़ें रटे लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला फार्मूला लिखें, फार्मूले के अंदर चीज़ें पुट करें, दूसरी चीज़ निकल कर आ जाएगी। मसलन आपके पास एफिशिएंसी भी हो और आपके पास स्टैंडर्ड्स आर हो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, रेसिपी में जो लिखे होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन की, एक्चुअल आर कितने लगे वो छुपे होंगे। ये वेरिएंस के अंदर भी ऐसी काम नहीं कर सकता है कि एक्चुअल आर छुपे हुए यहाँ से निकालने होंगे। तो ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए है। इस फार्मूले के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। जब कभी ये एफिशिएंसी की कहानी आ जाए तो काइंडली इस फार्मूले को ज़हन में ले आएँ, और फार्मूला ज़हन में क्या लेकर आना है, ये वाला फार्मूला याद है, ठीक, उससे ही आप पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। ले जी, एक छोटा सा सवाल है। मिस्टर इज सपोज टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स इन एवरी घंटा। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट्स है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स या रेसिपी एवरी आवर। ड्यूरिंग द वीक ही प्रोड्यूस 344 यूनिट्स। ये क्या चीज़ आ गई, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस आ गई इन 40 आवर्स ऑफ द वर्क, टोटल 40 घंटे का वर्क है। तो अब आपको फार्मूला निकालना है और आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप लिखेंगे, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड आर ओवर एक्चुअल आर, ऑब्वियसली फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे, टोटल 344 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे। तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आर 344 को तकसीम कर देंगे 8 से, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास आर्स आ जाएगा, कितने 43 आर्स लगने चाहिए थे। एक्चुअल आर लगाए कितने, एक्चुअल आर लगाए 40, कम लगाए ज़्यादा लगाए, कम लगाए, इसका मतलब है हम अच्छे एफिशिएंट हुए। यस सर, 107.5%। 100 से ऊपर आंसर आएगा तो इसका मतलब वी आर एफिशिएंट। 100 से कम आंसर आएगा इसका मतलब है हम इनएफिशिएंसी के ऊपर जा रहे हैं, कुछ हाइडर कहानी आ रही है, ठीक है, कुछ वेले रह रही है, वो आइडल की कहानी एक हिसाब से वो शो कर रही होगी। ले जी, ये क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, चीज बनाइए आपने एफिशिएंसी, यहीं से फार्मूला बनाए किसका, प्रोडक्टिविटी का, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स तो हमने बनाई है, जो 344 यूनिट्स बनाए आपने। यस सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 40 को 8 से ज़रूर दे देंगे। यस सर, 320 344 एक्चुअल क्वांटिटी बनाई, स्टैंडर्ड के मुताबिक 320 बननी थी, 107.5 आ जाएगा, सेम चीज़ है, याद है, आंसर सेम आता है क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर एज सच बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई सवाल नहीं मिलता, एक आदमी अटैम्प्ट के अंदर कुछ छोटा मोटा सा सवाल इसके ऊपर आया हुआ है, एक आदमी डिसेंट जी, यस, यूनिट बेस्ड है, प्रोडक्शन से याद रखें, प्रोडक्टिविटी को कैसे याद रखें, प्रोडक्शन से, क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है। एफिशिएंसी को लेबर एफिशिएंसी से याद रखें, जो चीज़ याद है उससे याद रखें,
वो वेरिएंस तो बहुत ज़्यादा किए हुए हैं ना। Yes. अब इस लेवल के ऊपर अगर आप कोई नई चीज़ देखते हैं तो वो उसको याद रखने का दूसरा रिलेशन हमारे पास मौजूद है। एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी। Same बात। और तीसरी चीज़ फार्मूला याद रखें। फार्मूला याद रखना जरूरी है। क्या यार? अच्छा सवाल है शायद ये। Yes sir. ऑटम 2023 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। नई कहानी ज़्यादा डिस्कस हो जानी चाहिए, रिवीजन अच्छी हो जाएगी आपकी कि आजकल आ क्या है, तो उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आते रहे हैं। Trend क्या चल रहा है? ट्रेंड ये चल रहा है कि वो अक्सर औकात लेबर के अंदर भी डिसीजन मेकिंग मांग रहा है। Yes sir. क्या कर रहा है ये वाला कि मुझे लगी हुई है उसने उसके पास लेबर को निकाल भी दिया, फिर भी डिसीजन मेकिंग में से एक हिसाब से लेबर को निकाल भी दिया, फिर भी रखा हुआ है। ये वो कहानी कर रहा है हमारे साथ। करना है सर, ये हमारे ऐसे ही है ना। अपना टाइम आएगा। बता शहजादे हैं। करने दे सर, हम तो नहीं करेंगे और उनकी वैसे चल नहीं आपने भी जाके यही करना है। हम तुम्हारा टाइम आएगा ना तो वो इस वक्त उनका टाइम आया हुआ है, वो भी किसी जमाने में क्वालिफाई हुए थे, वो भी किसी जमाने में यही बोलते होंगे। लेकिन कंपैरेटिवली पिछली 2 अटेम्प्ट में ज्यादा मुश्किल आ रहा है। नहीं एक अटेम्प्ट की जिसमें लेकिन सर, cost दो ये तो अभी 2 आप अटेम्प्ट ये ना पिछली है देखें, ना। आप ये देखें दरमियान में एक अटेम्प्ट ऐसी आई है जो बहुत आसान है। लेकिन असल में मसला ये वो हुआ, एक- असल में मसला ये हुआ, ये इसी लेवल का पेपर हुआ करता था, बल्कि इससे भी ज्यादा हैवी लेवल का पेपर हुआ पासिंग करता रेशो था। ज्यादा थी ना सर उस वक्त। नहीं दो attempts नहीं पहले। वो ज़रा सब्र करो। ये 2021 से पहले पासिंग रेशो उठाकर देखो, 2021 से पहले की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। कैसे ये बिल्कुल सही फंसाने वाला पेपर था। यस सर। ठीक, ये टॉप लेवल पर पेपर होता था, सही फंसाने वाला पेपर होता था। इसमें से 2 चैप्टर्स निकालकर एमएफएम भेज दिए गए जो सबसे ज़्यादा फंसाने वाले थे, बजटिंग का और सीवी वो दूसरा तो क्या एनपी। अगली दफ़ा पढ़ने बस 2 चैप्टर थे, वो यहाँ से निकाल के वहाँ पर भेज दिए गए। उसके बाद और दूसरा ये जो सीएम है ना, ग्रुप ए में गया है और बहुत ही आसान करके पेपर को ऐसे पेश किया जाता रहा कि ये तो पेपर हलवा पेपर है। लोगों ने 2 अटेम्प्ट्स देखी, उन्होंने कहा यार ये निकलता है, R1 नहीं निकलता, उसको छोड़ो, मारो गोली, इसको पकड़ो। आधे पास है। मीन्स जो बच्चे हैं वो चौड़ हो गए, सीधे तरीके से नहीं चल रहे। मीन्स R1 को डिले पे रखा है, मैथ वाली कहानियां करो और स्पून डॉट करो। तो वो भी चोर हो गया। फिर उसने कहा कि नहीं, ये काम सही नहीं जा रहा। रीअसेस उन्होंने किया होगा ऑब्वियसली। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करना शुरू किया, वापस उस पुराने लेवल के ऊपर ले जाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कोई नहीं। कोई नहीं, फिर दरमियान में उसने एक अटेम्प्ट ऐसी दी कि यार जिसने पास होना है ना हो जाओ, स्प्रिंग 23 जिसने दिल करता ना पास होने का, जरा सा भी पढ़ने वाला है वो निकल जाए। पुरानी सारी लॉट को क्या कर दिया, निकाल दिया। उसने कहा आप पुरानी लॉट्स क्या हो गई हैं, निकल गई हैं, अब अगले 1.5 साल 2 साल क्या हुए, अब फिर से बचा बचा के ये वाली रखेंगे, कैसी होगी सर इंशाल्लाह। बचा बचा के रखेंगे। ये वाली टाइम भी जैसी सख्त ही आएगी, सख्त है ये सर, सख्त ही आएगी। स्प्रिंग का सहारा टेक्निकल है। स्प्रिंग में क्यों वो सर? कम से कम 3 अटेम्प्ट्स मुश्किल आनी आनी। स्प्रिंग 23 में आई थी ना, आसान, बहुत आसान। ठीक, ऑटम 23, स्प्रिंग 24, ऑटम 24 तो क्या बने? इसी लेवल की आनी है। मेरे नज़दीक इसी लेवल की आनी है जिस लेवल पे जा रहा है। सर अच्छा लेवल रहा की है आएगी। नहीं। अल्लाह खैर करेगा। बात ये है, मैंने कल भी आपको समझाया था बेटा, दुआ ये करते हैं जैसा भी पेपर आए हमसे हो जाए, उनकी वजह से हम पास हो जाए। अगले को समझ आ जाए लिखा गया है। हाँ, अगले को समझ आया जाए कि लिखा गया है। वाह जी वाह। क्या बात। सिर्फ ये नहीं कि लिखा गया है, आज इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग की हो कि जी लिखा गया, उसको समझ आता है। उसको समझ लगती है इसलिए तो हाँ, आपको समझाता है। ले जनाब, ट्यूलिप लिमिटेड शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट, evaluate the
above options and recommend the most beneficial option to TL। यहाँ से आपने जब ये चीज़ पढ़ी आपने कहा डिसीजन मेकिंग का सवाल है। बिल्कुल सर। क्या है? डिसीजन मेकिंग का सवाल है और हैवी डिसीजन मेकिंग का सवाल। बिल्कुल सर। लेबर इंक्लाइंड है। क्या है? लेबर इंक्लाइंड है डिसीजन मेकिंग का सवाल। Discuss the difference between labor productivity and labor efficiency। वो सवाल आ गया जो मुझे बड़े अच्छे से दिल था कि यार ये सवाल पूछ नहीं रहा, उसने उसके अंदर से थ्योरेटिकली पूछा है। क्या करो? डिफरेंस बताओ। चलिए, Tulip Limited is negotiating a deal to manufacture and supply 5000 units of our product Jasmine। Manufacture and supply। In this respect, following information is available। Total available labor hours are 10,000 घंटे हमारे पास available है। Scarce resources हो गए। बिल्कुल सर। क्वेश्चन जा रहा है किस तरफ? Scarce resources की तरफ। Whereas the required hours for the production of 5000 units is 15,000। आपको चाहिए ज़्यादा। Normal labor rate per घंटा is 250 and overtime is paid at 150% of the normal labor rate। Overall rate per labor hour is 240 and is based on the total fixed cost of 1.5 million। In view of the unavailability of the required labor force, the management is considering to adopt measures for improving labor efficiency। Means labor efficiency का फार्मूला चुप करके लिख लो। कहानी बोल दी है ना? Yes sir। चुप करके labor efficiency का फार्मूला लिख लो। आता ना? Standard hours over actual hours। In this respect, the following options are under consideration। Number 1, option 1, piece wage system at the rate of 900 per unit। It is expected to improve the current labor efficiency by 25%। You know what is the current labor efficiency? फार्मूले से कुछ ना कुछ आ जाएगा। इंप्रूव हो जाएगी करंट लेबर एफिशिएंसी 25% से बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ फार्मूले से निकल कर आ जाएगा। चांसेस यही है कि करंटली 100 है और बाद में क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। करंट जो भी चल रही है जो से भी चल रही है उसको 100 अज्यूम कर लो कि ये इस वक्त 100 है, उसमें 25% डाल दो 1.25 हो जाएगी। ऐसे ऑप्शन 2 है a bonus of 120 per unit is completed within 90% of the given time। एक बोनस देंगे 120 रुपए पर यूनिट अगर यूनिट्स कंप्लीट हो जाएं विदिन 90% ऑफ द गिवन टाइम। जो स्टैंडर्ड टाइम होगा उसके 90% के अंदर हो जाए तो क्या हो जाएगा? बोनस देंगे 120 रुपए एक यूनिट का। It is expected that the 80% of units will be completed within 90% of the given time। 80% given time के अंदर हो जाएंगे, 20% नहीं। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट का, स्टूडेंट बस देखता है सामने वाली दो ऑप्शंस को। जब भी कोई भी ऑप्शन दी जाए एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन लाजमी तौर पर मौजूद होती है। क्या एग्जिस्टिंग से भी शिफ्ट करें या ना करें, सब चीज ये भी है। सिर्फ इन दोनों में से बेहतर नहीं देखना, एग्जिस्टिंग सिचुएशन से भी देखा जाता है कि ये एग्जिस्टिंग में क्या चीज। नाउ व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या डाटा अवेलेबल है, क्या चीज होगी जी। अच्छा, आसान काम क्या है? जो सा काम है ना आसान वो शुरू कर दो। कितनी ऑप्शंस करनी है? क्या ले 3 करनी है, एक करंट, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2। ठीक है। अब एक नए प्रोजेक्ट के लिए करनी है, नया प्रोजेक्ट है 5000 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 5000 यूनिट्स का है नया प्रोजेक्ट और हमारे पास अवेलेबल घंटे कितने हैं? 10,000 से ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम की कहानी दी हुई है।
ऐसे ही है। ऐसे तो आप क्या करेंगे, आप खुद जो सी चीज़ आसान रखिए और उठा के करना शुरू कर दें। क्या पीस वेज सिस्टम सबसे आसान होगा? यूनिट्स को उठाओ, 900 पैसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पीस वेज सिस्टम कहानी खत्म। ठीक। It is expected to improve the current labor efficiency by 25%। लेकिन अब आपको घंटे चाहिए होते हैं। क्या चाहिए? क्वेश्चन के अंदर खर्चे देखो, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें बताई हैं, क्या उसने ओवरहेड रेट भी बताया? यस सर। क्या ओवरहेड रेट को बेस कर दिया है लेबर आवर के ऊपर? ठीक। अगली कहानी ये होती है कि ओवरहेड्स जो हैं ये होते हैं लेबर आर वर्क इनटू रेट। ये होता है FOH, हमेशा ऐसे दिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लेबर होती है, लेबर जो होती है, लेबर की कॉस्ट लेबर आर पेड इनटू रेट होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। दरमियान में एक आइडल आवर्स का फर्क होता है। जहाँ पर आइडल आवर्स हो सकते हैं, इसमें आइडल आवर्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। तो अगर आइडल आवर्स की कोई कहानी होगी तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट आवर्स के ऊपर बेस करेंगे। लेकिन अगर आवर्स की कहानी ऐसी नहीं होगी आइडल आवर्स की, तो फिर दोनों सेम के ऊपर बेस कर लेंगी। कैसे प्रोसीड करेंगे जी, क्या होना चाहिए? अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन लगाएं तो क्या करते हैं आप? तो क्या मटेरियल तीनों जगहों पे सेम लगेगा? बस सोचें जरा, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से सोचें। चाहे ऑप्शन 1 हो, ऑप्शन 2 हो, ऑप्शन 3 हो, कोई मटेरियल से रिलेटेड एक तो कहानी दी भी नहीं गई। अगर दी भी होती और बल्क शल्क की कोई कहानी होनी नहीं थी, वो डिसीजन मेकिंग में उसका कोई किरदार होना नहीं था, क्योंकि 5000 यूनिट्स बनाने थे, मटेरियल सेम लगना था और तीनों जगहों पर तीनों सिचुएशन में एक ही मटेरियल लगे तो वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग से इररेलेवेंट होता है। बात क्लियर होगी? मटेरियल चाहे मैं इस ऑप्शन एग्जिस्टिंग सिचुएशन के मुताबिक बना लूँ, चाहे मैं ऑप्शन 1 के तहत मटेरियल बना लूँ, चाहे मैं ऑप्शन 2 के तहत मटेरियल बना लूँ, तीनों जगहों पे मटेरियल क्या लग रहा होगा? सेम, क्योंकि यूनिट सेम बनानी है। क्लियर? कोई वेस्टेजेस की कहानी डिफरेंट नहीं है कि इससे वेस्टेजेस बढ़ जाएगी, इससे वेस्टेजेस कम हो जाएगी। हाँ, अगर लेबर को मिक्स करना हो उसके साथ, तो वो हो सकता है किसी एक के अंदर कहे कि जनाब इसमें काम जरा फुर्ती से किया गया, लिहाजा मटेरियल की वेस्टेजेस ज़्यादा है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, मटेरियल भी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। क्लियर? अब फिर क्या करना होगा? मटेरियल की कहानी तो है कोई नहीं, 2 कहानियाँ करनी है आपने, एक लेबर और एक ओवरहेड। 3 खर्चे होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट में, एक लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। तो आप सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट की कहानी मौजूद है, लेबर और ओवरहेड। लेबर कितनी लगनी चाहिए एग्जिस्टिंग सिचुएशन में? 10,000। एक कितना रिक्वायर कितना है? 15,000 है। इसका मतलब 1 यूनिट पे कितने घंटे लगने में? 3 घंटे लगने में। पता चल रहा ना? 1 यूनिट पे कितने घंटे? 3 घंटे। तो लेबर 10,000 तो अवेलेबल है, ठीक है, 5,000 एक्स्ट्रा चाहिए। नॉर्मल लेबर रेट 250 है, ओवर टाइम इज पेड 150% ऑफ द नॉर्मल लेबर रेट। अब मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पर ओवर टाइम का बेसिक और ओवर टाइम का प्रीमियम उसको सेपरेट करने की जरूरत है या नहीं? क्यों है? जनाब, दोनों कॉस्ट के अंदर बेसिक भी आना है, प्रीमियम भी आना है, अलग अलग करके क्या करना है? ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली ओवर टाइम 150%, 250 का 150% कितना होता है? 375। यहाँ रेट निकालने और उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5,000 को 375 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 250 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ओवरहेड का रेट पर लेबर आते हैं 240। हमारे पास घंटे कितने हैं? 15। इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है? इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है? No, sir. शामिल है बेटा।
क्या हो गया? हाँ, ये टेक्निकल पॉइंट है बस। डिसीजन मेकिंग में क्या फिक्स कॉस्ट का किरदार होता है? इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इसमें दोनों शामिल हैं। थोड़ा गौर से पढ़ना है। क्या लिखा है? ओवरहेड लिखा है। क्या लिखा है? ओवरहेड। ओवरहेड रेट लिखा है। वेरिएबल ओवरहेड का रेट या फिक्स ओवरहेड का रेट नहीं लिखा है। इसका मतलब इस 240 में क्या कुछ छुपा हुआ है? 1.5 का यूनिट से निकाले। इसमें फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 1.5 मिलियन की। बेस किसके पे ऊपर कर रहा है? बेस ऑन टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस। अब किस पे काम किया होगा उन्होंने? लेबर आवर्स कौन से वाले? 240 से मल्टीप्लाई बजटेड कितने होंगे? किसके ऊपर उन्होंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या बनाया होगा? कैसे बना होगा? कितना आया? 140 वेरिएबल 140 है। यस कैसे निकाला? 7.5 को 15 से डिवाइड ठीक है। 100 आ गया। 240 में से माइनस कर दिए। चलें चेक करते हैं। यहाँ कहीं पे रेट शेट निकाला होगा। कितने का दिया है? ये है रफ वर्किंग। आज रिक्वायर्ड है 15,000 जो आपने पहले से निकालने हैं जुबानी। अवेलेबल 10,000 है। ओवर टाइम कितना लगाना पड़ेगा? 5,000 का। नॉर्मल रेट 250 है। 375 भी आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ऐसे ही है। ओवरहेड का रेट कितना है? 240 और सिर्फ यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना। फार्मूला क्या होता है? बजटेड लेबर आवर्स। तो वो नॉर्मल लेबर आवर्स, ओवर टाइम की कहानियाँ उसमें नहीं होती। ऑब्वियसली जो एस्टिमेशन लगी हुई है वो पहले की लगी हुई है। तो क्या है? पहले की लगी। ये तो अब आया ना डिसीजन मेकिंग में, क्या आप ये करें या ना करें। तो रेट यहाँ पर थोड़ी सी कहानी आप क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं। आपने तो फॉर्मूला पास तो आपने वर्किंग कर वो तो उससे अगली कहानी है। ये एफएच एब्जॉर्ब की कहानी है। ये रेट निकालने के लिए रेट निकालने का तो फार्मूला ये है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड एफओएच ओवर बजटेड लेबर आवर्स। अभी बजटेड 10,000 है, 15,000 नहीं। नॉर्मल एक्टिविटी ली जाती है। क्या ली जाती है जी? नॉर्मल एक्टिविटी ली जाती है। बस इसको याद रखना। अदरवाइज आप बिल्कुल सही डगर के ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एफओएच को एब्जॉर्ब किसमें किया जाता है? लेबर आवर वर्क में के जरिए किया जाता है। जोड़ता है पसंद भी तो जाता है। एफिशिएंसी नहीं है ना, इनकी टाइम जोड़ता है, समझ से बाहर है। प्रोडक्टिविटी नहीं है। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी तो है, एफिशिएंसी नहीं है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एक ही चीज़ के दो नाम बन रहे हैं ना। अच्छा जी, अब आपने क्या किया? फिक्स एफओएच का रेट कितना निकाला? 150 इंस्टेड ऑफ 10 और इंस्टेड ऑफ 100। और वेरिएबल ओवरहेड क्या निकालेंगे? माइनस करते हैं 90। ठीक है, ये आपकी एक ये तो 50 पैसे में समझाने ये करंटली तो एक हिसाब से जो अगर सोचें तो 100 ही है, इसको इम्प्रूव करने का। अच्छा जी, और एक आप ये भी कहानी निकाल चुके हैं। करंटली 100 अज्यूम किया क्योंकि वो पूरे लेबर आवर्स मार कर रहे हैं। हाँ करंटली, यार मेरी बात सुन, किसी भी चीज़ को आपने इम्प्रूव करना हो करंट को क्या कहोगे? 100
100 100 को इम्प्रूव कर दिया 125 पे ले ली, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। करंट क्या है 100 बढ़ाई, बढ़ के क्या होगी 125 हो गई। अच्छा जी, अब आपको एग्जिस्टिंग स्कीम में सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, 3 कहानियाँ। नॉर्मल रेट 250, ओवर टाइम का रेट 375, वेरिएबल ओवरहेड 15,000 ज़रब 90, 13,50,000। फिक्स कॉस्ट को खाते में ही ना लो, डिसीजन मेकिंग में कोई किरदार अदा नहीं करता। ये बेशक क्या करो, उम्मीद तो है कि इसका कोई किरदार नहीं आएगा, ये तीनों जगहों पर एक ही आ रही होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चेंज तो होना नहीं है। डिसीजन मेकिंग में कोई किरदार उसमें तीनों में डाली हुई है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या उसमें तीनों में डाली होगी, उसने 3 में डाली होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या करो, निकाल दो ना लो। डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कर रहे हो ना सवाल, बिल्कुल ना ना करो। तो इसमें बेसिक जो ओवर टाइम का वो थोड़ा है, बेसिक 15,000 में नहीं मिला था, 250 into 150% डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 15,000 ऐसे क्या 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 लेबर कॉस्ट जो है ना, हाँ, बेसिक। overtime। हाँ, तो इस तरह मतलब मैं पूछी इसमें थोड़ी भी चीज़ है या नहीं थोड़ी? ये ऐसे भी हो सकता था, मीन्स एक उसका बेसिक रेट, एक उसका प्रीमियम। मैंने कहा था जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों खर्चे इकट्ठे करने हैं। ओके सर। बेस क्या नाम है, लेबर का डायरेक्ट लेबर भी और ओवरहेड भी दोनों को इकट्ठा करना है, लिहाजा असल में कुछ 15,000 को डायरेक्ट पहले 250 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 5,000 को एक्स्ट्रा से। हाँ, हैं। हाँ सर, सर पहले 3,000 हाँ जी, कर सकते बेसिक को अलग कर देते जी, हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15,000 को 250 सौ फिर 5,000 को फिर 125। हाँ, ये मैं- Yes, that is possible, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15,000 ज़रब 250 ही बेसिक रेट और ओवर टाइम प्रीमियम, ये एक ही आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर, कोई इसमें दो राय नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं। आंसर दोनों से यही आएगा, दोनों को जमा कर लेना, भी इधर भी दोनों को जमा करें, एक ही आंसर आएगा। ठीक है जी, यस सर। अच्छा जी। अब ऑप्शन 1 में क्या है, पीस रेट सिस्टम एट द रेट ऑफ 900 रुपए पर यूनिट। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि क्या आपको एफिशिएंसी का फार्मूला आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अब एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया, यहाँ पर हमने लिखा एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बता, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर इज इक्वल टू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी इंक्रीज होकर कितने में चली गई है? 125% पर या 1.25। स्टैंडर्ड्स आर चेंज होंगे, स्टैंडर्ड में तो चेंज नहीं होना, स्टैंडर्ड तो एग्जिस्टिंग ही रहेगा। कितना होना चाहिए? 15,000 घंटे। नाउ कैन यू वर्क आउट द एक्चुअल आवर्स कितने लगे होंगे? यस सर, 12,000। एफिशिएंसी क्या हुई? इंप्रूव हो गई है। ठीक है, आपको एक बेस फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला है ना, बस वो आना चाहिए। वो आता है तो फिर इसका मतलब है उसके अंदर फिट इन कर रहे। वही वाली बात जो मैंने शायद सीयूपी में कही थी, वो हर जगह पे फिट होती है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई फार्मूले की कहानी है तो उसका फार्मूला लिख दो और उसके अंदर जो रेडीली इंफॉर्मेशन है वो पुट इन कर दो, दूसरी चीज खुद ब खुद निकल कर आ जाए। तो एक्चुअली आप निकल आए 12,000। यस सर। अब इसका मतलब है 12,000 मल्टीप्लाई नहीं 90। बिल्कुल एफओएच का रेट चेंज करना है ना, बिल्कुल सर। एब्जॉर्प्शन चेंज होनी है ना, और तो कुछ नहीं चेंज होना। तो 12,000 आपने निकाल दिया।
5000 यूनिट्स बेस है, 900 रुपये पर यूनिट होगा। बिल्कुल सर। 12000 ज़रब 90 होगा, फिक्स कॉस्ट को गायब कर दो। इसका उससे 11 फॉर द डिसीजन मेकिंग है ना। क्लियर होगी बात? जी सर। ठीक है सर ऊपर 5000 के लिए हाँ 12000 के लिए ये 5000 यूनिट एफिशिएंसी है पर यूनिट है ना, 5000 यूनिट्स और जो रेट है पर यूनिट दे दिया। ए क्या बोला, कहता पीस सिस्टम पे चले जाओ। पीस सिस्टम मींस यूनिट्स बेस। 900 रुपये पर बनाने कितने यूनिट्स थे? 5000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा 900 रुपये यूनिट्स के हिसाब से? 4.5 मिलियन। अभी तो ऑप्शन 2 रहता है। हाँ जी, अभी तो ऑप्शन 1 इज बेस्ट। कंक्लूजन लिख देते हैं। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन 2 पे ना पहुंचे, कंक्लूजन वो लिख देना आगे कैलकुलेशन के बाद साथ बोला था। नहीं बोल कि हमेशा ऑप्शन 1 सही हुआ करेंगे हैं। अच्छा मर्जी आप लोगों। ऑप्शन 2 के क्या है? A bonus of 120 per unit if a unit is completed within 90% of the given time। अब आपको देखना पड़ेगा कितने परसेंट यूनिट्स गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। कहता है 80% यूनिट्स क्या हो गए विदिन ड्यू टाइम। इसका मतलब कितने यूनिट्स? 5000 का 80%, 4000। 4000 ड्यू टाइम के अंदर और 1000 नॉर्मल टाइम के अंदर। 4000 का बोनस मिलेगा एक बार। 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 नहीं समझ लगी। 5000 टोटल यूनिट्स बनाने कितने हैं? 5000 टोटल यूनिट्स बनाने कितने हैं? 5000 में से 80% यूनिट्स कम टाइम में कंप्लीट होते हैं। कितने यूनिट्स हुए? 4000 यूनिट्स कम टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी यूनिट्स नॉर्मल टाइम में। टाइम कम कितना हो रहा है? ऑफ द गिवन टाइम। स्टैंडर्ड आवर्स हैं कितने एक यूनिट के? 3 थे ना? 3 थे। एक यूनिट के कितने थे? 3 थे। तो 3 को 90% से मल्टीप्लाई करें तो अब कितने रह गए? 2.7 आज में कंप्लीट हो जाएंगे। कितने यूनिट्स? 4000 टाइम कितना लेंगे? 10000 4,000 ऐसे ही है 10,800 और बाकी 1000 नॉर्मल टाइम में लगेंगे। 1000 जरा 3,000 हो गए। टोटल कितने हो गए? 14,800। नॉर्मल रेट क्या होगा उनका? 250 और प्रीमियम अब जैसे मर्जी आप वर्किंग कर लेंगे, जैसे पहले वर्किंग की है वैसे ही आप आज टोटल लेंगे आप 5000 जरा 80%, 5000 जरा 20%। ये हमने यूनिट्स निकाल ली। ये इनके आर्स बन गए जो आपने भी निकाले हैं। 14 नहीं 13 बन रहे हैं। ठीक है। अब जो यूनिट्स बन रहे हैं जल्दी, उनके ऊपर एक एडिशनल चीज जानी है, बोनस। क्या जानी है? बाकी पहले जो वर्किंग थी वही वाली वर्किंग हो जाएगी। मींस 10,000 के ऊपर 250 का रेट, 3800 के ऊपर 375 का रेट। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है 13,800 के ऊपर 250 का रेट और 3800 के ऊपर 125 का रेट प्रीमियम। ठीक है, दोनों वर्किंग्स बिल्कुल ठीक है। मैथ ऐसे कर लो या मैथ वैसे कर लो, एक ही बात। अब बोनस जाना है पर यूनिट। 4000 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4000 यूनिट्स विद इन ड्यू टाइम खत्म हो रहे हैं और जो से ड्यू टाइम खत्म होंगे उनको 120 रुपये पर यूनिट भी देंगे। और ये चेकिंग हो रही है, ये आप बैठे चेकिंग कर रहे हैं कि हम कौन सा भी ऑप्शन को ऑफर करें या ऑफर ही ना करें। कर दें ओवरहेड वेरिएबल 13,890 इस डिसीजन को फिक्स अप्रोच को क्या करें? काट। ये डिसीजन मेकिंग में कोई किरदार अदा नहीं करते।
अब हर एक में से 1.5 मिलियन कम होगा तो आंसर तो वही वही खड़ा होगा ना। 71 47 70 80 और 72 25। एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है? 72 25। अगर मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दी जाती और क्वेश्चन पूछा जाता, शुड वी कन्वर्ट आवरसेल्फ टू गिव दिस ऑप्शन, क्या हमें ऑप्शन देनी चाहिए बोनस की या नहीं देनी चाहिए, या हमें पीस रेट सिस्टम पर मूव कर जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोनों में काम एक ही है। एक में दो ऑप्शन बनानी है, इसमें 3 ऑप्शन बनानी है। उसी तरीके से एग्जिस्टिंग वर्सेस द गिवन ऑप्शन कर रहे हो तो 2 मार्क्स कम हो रहे हैं। थर्ड ऑप्शन दिखाइए। ये 3,800 जो टोटल आ रहा है, ये 10,000 हमारे वो नॉर्मल रेट पे और 3,800 तो वो है जो बोनस प्रीमियम के नहीं बोनस की वजह से बोनस नहीं, ओवर टाइम वाले हैं। ओवर टाइम ओवरटाइम टाइम कम हो गया सर। हाँ ओवर टाइम कम हो गया, बोनस की वजह से ओवर टाइम कम हो गया, लेकिन बोनस बढ़ गया। ठीक, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर है इसमें भी। मींस तब खर्चा था 71 72 समथिंग 72 25। अब खर्चा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। पहले 5,000 ओवर टाइम हो रहा था, अब 3,800। हाँ यस, पहले 5,000 आ रहा था, 3,800 आ रहा है, लेकिन कुछ बोनस देना पड़ रहा है। सवाल मुश्किल नहीं था वैसे, सवाल दरमियाना से ही था। एडजस्टमेंट कोई पुराने पास नहीं है, ये नहीं है कि ये बहुत नई चीजें कोई ले आया है। मजेदार सवाल, दरमियाना सवाल, बहुत मजेदार भी नहीं था। नंबर कम थे। अच्छा नहीं इतना मजेदार नहीं था, कॉलम्स पूरे मिल गए। पेपर में बैठ के करना होता है ना, फिर क्या पता। उधर मजा नहीं आता, छोड़ देते हैं। इधर आपकी लर्निंग कर्व बना हुआ है ना, इसलिए बार-बार लर्निंग कर्व तो बहुत आसान है। मैंने भाई आज खेला आपके लिए, भाई आज से आप ऐसे कर ड्रा कर सकते आया से पहले नहीं पकड़ा जाता। अच्छा जी, क्या मसला था जी? बच्चों को नहीं पता कि करंट सिनेरियो अभी कैलकुलेट करना, तो जो सामने नजर आता है उन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। आपस की कंपैरिजन सिर्फ नहीं, जब भी डिसीजन होना है तो बल्ले बांध लें, एग्जिस्टिंग लाजमी तौर पर कंपेयर होगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है। दूसरा सोचे ना डिसीजन, क्या हम बोनस दे दें, बोनस स्कीम पर चले जाएं, या हम पीस रेट सिस्टम शुरू कर लें। अब अगर सिर्फ एक सिचुएशन दे देगा फिर किससे कंपेयर करोगे? फिर ऑब्वियसली किससे करोगे? तो आप भी तो एग्जिस्टेंस ही दोनों को करना है ना। जरा सा सवाल के अंदर ट्विस्ट दे दिया जाए तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या होगी? सबसे कम के ऊपर आ रही है। जनाब कुछ भी नहीं करो, ऐसे ही चलता रहने दो। मसलन इसी के अंदर मैं बोनस रेट 120 की बजाय क्या कर दूं? बोनस रेट किधर गया? बोनस वाली काम इधर ऊपर ही थी ना। ये बोनस रेट 120 की बजाय 140 कर दिया गया। चेक करें कितना खर्चा बढ़ेगा। थोड़ा सा और बढ़ा 4,000 जरा 20 80,000 और जमा करते हैं। 80,000 और जमा करें। 71 47 में 80 जमा करें। 72 27 27 80 जमा किया। यस सर। 72 27 और एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या थी? 72 25। अगर आपको ये कहा जाता कि बोनस ये दिया जा रहा है 140 दे दें, तो क्या हमें स्विच करना चाहिए इसके ऊपर? ऑप्शन 2 के ऊपर बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अगर ऑप्शन क्या आएगी? एग्जिस्टिंग जैसे है वैसे चलने दो, कोई जरूरत नहीं है इन बकेटों में पढ़ने की। समझ लगी? यस सर। और ऑप्शन ये भी क्या था? पीस रेट सिस्टम। अगर मैं 900 रुपये की बजाय क्या कर दूँ? 1,000 कर दूँ, अब क्या होगा? 1 लाख का फर्क पड़ेगा। हाँ
5 लाख का नहीं पड़ेगा। 5 कोई बात नहीं, 5,000 जरा 100 मजीद ऐड किया जाए तो 5 लाख मजीद बढ़ेगा, तो ये 5 लाख तो 75 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, मीन्स ऑप्शन फिजिबल नहीं है। मुझे तो सिर्फ हल्की सी क्या करनी है, चेंज करनी है। कौन सी ऑप्शन है, जस्ट 2 रेट्स चेंज करेंगे तो आपकी ऑप्शन है स्विच करना ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही बैक ऐसे चल रहा है, ज़्यादा बोनस देके फंसना नहीं है, पीस रेट दे में सिस्टम में जाके फंसना नहीं है। चलें, समझ लगती है आपको, ये थ्योरेटिकल है। डिफरेंस बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर एफिशिएंसी, 3 नंबर की शीट पूरी इतनी ढेर सारी लिखी थी इसमें, मतलब थोड़ा लिखना चाहिए था। अब आप बताएं, थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला पढ़ा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा था? यस सर, बिल्कुल। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। क्या वो दोनों फार्मूला लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल। दोनों के फार्मूला का एक डिफरेंस हो गया, डेफिनेशन बनाई जा सकती है। क्या उससे ही डेफिनेशन बनाई जा सकती है? थोड़ी थोड़ी सी, कि एक बिल्कुल सर। प्रोडक्शन के ऊपर बेस कर रहा है, एक आवर्स के ऊपर उसकी बेस कर रहा है। Yes, sir. 2 पॉइंट्स हो गए। एक ही बेस की स्टैंडर्ड है, एक ही एक्चुअल है। नहीं, वो मस्तियाँ करनी है तो बनाते जाओ, एक ही बेस स्टैंडर्ड है, एक ही बेस एक्चुअल है। प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, उसका स्पेलिंग भी एक राइट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड पे। हाँ, एक लेबर से शुरू होता है, दूसरा भी लेबर से, एक के अंदर पी है, एक के अंदर ई है, ऐसी तरह ना शुरू कर देना। दोबारा बता देंगे उन्होंने आईपीआर तो इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा। असल में आपको फार्मूला ही आता हो ना, तो आप 1-2 पॉइंट जस्ट लिख सकते हैं। मीन्स 50% मार्क्स तो 1.5 मार्क्स दिया जा सकता था इसमें, जस्ट फार्मूलाज की बेसिस पे। उसमें ही फार्मूला लिखा होगा, उसने तो वो पता ही एक लाइन लगा दी है ना, उसने बोला ये 10 है, इनमें से 2 इसमें से कोई 2-3 होने चाहिए। ये हाँ, मतलब ये है, कहीं पर भी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, उसने भी खुद ही जनरेट की है, शायद चैट जीपीटी से लिखवा दी होगी उसने। हाँ, कोई पता भी नहीं है। 10 लिख कर नीचे 10 को लिख उसमें लिखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली उसने उससे लिखवा दी होगी। ये भाई ये चैट जीपीटी इज बेस्ट, साथ ले जाना आईफोन भी, वहाँ से देख के। पेपर बना रहे हैं उससे। हाँ, उसको बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, तो बनाते हैं उससे बना रहे हैं। थ्योरी वाले बन सकते हैं। दिमाग से नहीं बना अभी। आप क्या कर रहे हैं, सीएम में की है ऐसी तगड़ी किस्म की, वो सही सॉल्व कर लेगा, नहीं, आंसर ही गलत देगा। बिल्कुल नहीं करता Yes, सर। sir. एक बार मैंने क्वेश्चन जब पूरा कॉपी पेस्ट किया था, नहीं होता उससे। वो जो मेरी जनाब, गलती थी उसके अलावा वो दूसरी बिल्कुल वाली है। बच्चों वाले सवाल जो है ना अकाउंटिंग के, बिल्कुल Yes, बच्चों sir. वाले सवाल गलत करता है। Yes, ये वाला sir. भाई उसे है। 2+2 पे जवाब देता है। तो हम इस चैट जीपीटी को एक्यूरेसी की तरफ नहीं कंसीडर कर सकते। बिल्कुल अच्छी साइंस बनाई गई है, लेकिन अकाउंटेंट के लेवल के ऊपर नहीं आई। ज़्यादा परेशान फिलहाल होना बंद करें। इंसानों ने ये चीज़ बनाई है, उसको चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत है। जी सर, आप पूछेंगे तो कुछ बताएंगे। हाँ, आप उसके अंदर कुछ फीडिंग करेंगे तो कुछ आंसर करेगा ना। ये कोई डाटा भी कोई टाइप करने वाला बंदा तो होगा, तो फिर ही डाटा होगा ना। डाटा फीड करने का भी तरीका डाटा फीड करने का तरीका भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लिहाजा टेंशन नहीं लेने। चार्ट अकाउंटेंट इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे, इंशाल्लाह नाम नहीं रहेगा तैयारी का सवाल। इंडस रिवर पे चल जाते हैं, इंडस ये देखा लगे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सीधा सही था, और बच्चे देख के परेशान हो गए, ये क्या कह रहे हो? हम तो डिसीजन मेकिंग देख के परेशान हो गए। हाँ, decision making देख के। पहले वो देख लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं समझ आया, जहाँ से उठाते सिवाय एक्सप्लेनेशन एबीसी प्रोसेस नहीं समझ लगी, वो तो वेरिएंस नहीं समझ लगी। सर प्रोसेस सबसे पहले करके फिर जब बाकी देखना शुरू अच्छा, सही है।
नहीं हमने तो बच्चा सेंटर देख के वापस आ गए थे आप। आपने कहा यार अगली बार जरा रास्ता सही आता होगा बच्चों को प्रॉपर होते हुए देखा हमने। लेकिन एक बात याद रखें, तो समझ आ गया। जिन स्टूडेंट्स ने नर्व्स पे काबू रखा है, Yes. जिन स्टूडेंट्स ने Nurse. नर्व्स पे काबू रखा है वो स्टूडेंट पास हो गए हैं। इससे पिछली टाइम से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा। Yes, completion. जिन स्टूडेंट्स ने उस डिसीजन मेकिंग के अंदर भी क्या किया है, जस्ट फॉर्मेट्स बनाकर खेला होगा ना जरा सा, सर असल में वो वो बच्चे जो 2-3 मार्क्स अचीव करने वाली कहानी। Yes, sir. कि यार आपके पास 50% पेपर अच्छा हो गया होगा, मीन्स 50 में से 30 के करीब आ गए होंगे। अब बाकी 50 में से बस थोड़े से चुनने थे। वो जिसने चुन लिया वो पास हो गया, जिसने नहीं चुने वो फेल हो गया। असल में नफ्सी गेम है। शट डाउन वाला वो सेक्शन था, वो सोचता रहा नहीं हुआ, घर जाके हो गया। देखा तो पता चला कि ऐसे ऐसे करना उधर ही देख लेते ना यार नहीं समझ नहीं आ रहा होगा। Nurse हो गया nurse. सर असल में उधर वो पेपर से वो खेल रहा होता है टाइप- जिसको कुछ आता ना हो। लेटर टाइप का है, जिसको आता है वो तो खेल ही नहीं सकता। उस तरह के क्वेश्चन देखे भी नहीं थे। और वो जो तरीका था सेल माइनस एक्सपेंसेस वाला आखिरी स्लाइड में देखा पहली बार। अगर पहले वो तरीका भी देखा था शायद कुछ हो जाता। चलो अल्लाह खैर रखे। कोई देख ही लिया। अगली बार वो अगली बार उसने आना ही नहीं। देखता ही नहीं यार। अगली बार उसने आना ही नहीं है। जो आए बस उस तरह का आ जाएगा। पहला सवाल भी देख लेते हैं। ऐ कर लो जी यार। जैसे शुरू हो रहा हम Determine the bonus amount to be provided to a worker for every 1% decrease in the wastage percentage। ये पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट दी है। Yes, sir. समझ से ये समझ गया। बाहर, समझ से बाहर। अब मैंने भी सॉल्यूशन देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या किया हुआ है। फिर मैंने उससे दिमाग लगाना शुरू किया और फिर मैंने उसके सॉल्यूशन से कंपैरिजन करना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा ऐसे जाके हिट हो गया है। ऐसे ही है सर। इट्स अ प्रोसेस काउंटिंग क्वेश्चन, इट्स अ प्रोसेस काउंट क्वेश्चन, नॉट अ लेबर क्वेश्चन Yes. जेन्युइनली। लेकिन है लेबर का, लेकिन है प्रोसेस। क्या है? Inspection से पता लगा था कि थोड़ा सा इंडस लिमिटेड चलो करते हैं, देखते हैं कि जी प्रोसेस काउंटिंग से होता है या इंडस लिमिटेड produces a product that passes through 2 processes. The management is worried about the high rate of wastage attributed to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address this issue. The data collected in this respect is as follows. Cost of material rupees per unit कितना लगा? 1000। प्रोसेस बी में कितना लगा? 700। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 और 3। लेबर रुपीस पर घंटा 200 250। वेरिएबल ओवरहेड रेट 120 120। वेस्ट परसेंटेज इन रिलेशन टू द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेस किसके ऊपर कर गया? आउटपुट के ऊपर बेस कर। किसके ऊपर बेस कर गया? आउटपुट के ऊपर बेस कर गया। The units are inspected at the end of the process. कहानी बड़ी मजेदार कही है, खेला बड़ा मजे से घुमा के रखना होना। आइटम्स के बंदों से पूछे कि जी सवाल को घुमाना है तो वो बच्चा पहली दफा समझ ही नहीं सकता कि यार मैं इसे प्रोसेस से करूं, मैं इसे लेबर से कहानियां करूं, क्या ना करूं। हम जगह परेशान हो जाते हैं। Each worker works 240 घंटे every month. Under the incentive plan, the management intends to allocate the cost saving from the waste among workers in the form of हम बचत करेंगे और वही लेबर को बांट देंगे। और क्या ताकि जी बताओ बोनस अमाउंट कितनी दी जाए? हर 1% डिक्रीज के ऊपर
अगर वेस्ट परसेंटेज 10% से कितने पे आ जाए 9 पर, या 5% से कितने पे आ जाए 4 पर, तो फिर क्या वैल्यू निकलेगी? शुरू हो जाए, क्या शुरू हो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं सर मैं एक मिनट सर, कोई रिलेशन, कोई दो चीजें एक जैसी चीजें दी हो, कितने बनानी है? 120 ये यूसेज से निकल सकते हैं, ये मतलब वेस्टेज से। Assume कर लो, लाइटिंग में assume कर लो, जैसे इतने यूनिट हैं। ऐसा ही होगा। इससे निकल जाएगा सर। रिलेशन ढूंढा करें बस, क्या किया करें, Relation। आर्स का रिलेशन कहीं पर आर्स में ही कोई दूसरी चीज दी होगी ना, आ जाएगी, कोई ना कोई कन्वर्जन मिल जाएगी। बिल्कुल सर। 120 दो रिलेशंस हैं हमारे पास, एक रिलेशन है हमारे पास आर और दूसरी चीज है आर पर यूनिट। 120 यूनिट पहले से होंगे। ये कटेगा कैसे, यूनिट आर आर से कैसे कटेगा, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके? डिवाइड डिवाइड होगा सर। डिवाइड करके आर आर से कट जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट्स में। मिल रहा है ना यूनिट्स, यस तो डिवाइड करके हम यूनिट्स पे निकालते हैं 240 तकसीम 2, यानी कि कितने यूनिट्स, 120, और 80। और 240 पर कितने यूनिट्स, 80। 80। मैं एग्जामिनर के स्टाइल से आंसर नहीं करने लगा, ठीक है, उसके हिसाब से भी आंसर बाद में देखेंगे, पहले जरा सा लंबे तरीके से जरा कर लिया जाए। प्रोसेस कॉस्टिंग है, अब यूनिट्स निकल आए, कितने यूनिट्स बन रहे हैं। हर डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट तस्वीर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट कहानी, एक से दूसरे में कहानी जा रही है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन असल में इधर कितने यूनिट्स प्रोसेस हो रहे हैं, इधर कितने यूनिट्स हो रहे हैं, 120। 240 ए के लिए भी है, 240 बी के लिए भी। हाँ, ईच वर्कर का ना, उससे हर वर्कर वर्क करता है 240 रुपए घंटे एवरी मंथ। अब ये नहीं पता कितने वर्कर हैं, कोई लिमिटेशन लगाई उन्होंने, लिमिटेशन नहीं लगाई, उन्होंने खुला रखेंगे। खुला खेलने बड़ा। चलें जी, प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, 120 अरब 1000 रुपए पर यूनिट, डन। डायरेक्ट लेबर कितने घंटे हैं, 240 घंटे ज़रब 240 200 रुपए पर घंटा, यस सर। और वेरिएबल ओवरहेड 240 लेबर आवर, इसका कितने रुपए घंटा, 120। 120। बिल्कुल सर। ठीक, इसके बाद लॉसेस आ जाएंगे। लॉसेस कितने परसेंट है, 10% ऑफ आउटपुट। प्रोसेस कितने हो रहे हैं, 130 ही प्रोसेस हो रहे हैं, तो लॉसेस कितने होंगे, 120 का कितने परसेंट, 10%, 12 हो जाएंगे। बाकी फिनिश गुड उसमें से 108 निकल आएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी ज़रूरत। इसके ऊपर कहानी खेलने के लिए कही है ना उसने कि बोनस अमाउंट बताओ अगर हर 1% क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या पता कैसे चलेगा क्या चीज का, जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल लॉस की बात की है उसने कुछ बोला कि ये नॉर्मल लॉस है, गुड गुड हो गया। अभी आपने सवाल का जवाब दे दिया, सवाल का जवाब दे दिया। नॉर्मल लॉस है कोई नहीं, और जो ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल लॉस कौन सा होगा, एक हिसाब से नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यू असाइन की जाती है बेटा, नहीं वैल्यू असाइन नहीं की जाती। किसको असाइन की जाती है, नॉर्मल लॉस, और वो वही वाली वैल्यू होती है जो फिनिश गुड को वैल्यू होती है। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है, कॉस्ट पर
यूनिट। हमने वेस्टेज का नॉर्मल लॉस एट्रीब्यूट किया, मतलब नॉर्मल लॉस है। हाँ, तो उसने इस वेस्टेज को जो कंसीडरेशन में लेकर आया वो एब्नॉर्मल लॉस कंसीडर किया हुआ है। नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे तो उसको तो वैल्यू कोई असाइन नहीं ना करते बेटा, हाँ, उसको नहीं है। उसको तो नहीं करते ना। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू असाइन करनी है। ओके। बोनस क्या है, हर एवरी परसेंटेज डिक्रीज को कितना बचत होगी उसमें वैल्यू, इट मींस कुछ ना कुछ वैल्यूज को असाइन करनी है। नॉर्मल लॉस डिक्रीज नहीं होता, नॉर्मल लॉस प्लस में कम नहीं होता। अब नॉर्मल क्यों नहीं होता? कर सकते हैं, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है कंट्रोल से वो नॉर्मल नहीं कर सकते हैं जी। कंट्रोल से अब नॉर्मल लॉस को कर सकते हैं। नहीं, कंट्रोल से आप नॉर्मल लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सख्त कंट्रोल के जरिए आप नॉर्मल लॉस को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सख्त कंट्रोल नॉर्मल लॉस क्या होता है असल में, तो नॉर्मल लॉस की तो कंट्रोल करने की बात हो रही होती है वैसे रूटीन में। नॉर्मल लॉस को तो नहीं कर बात हो रही होती। असल में ओवरऑल लॉसेस की कहानी जो सी भी आ रही है उसको कंट्रोल करना है। नॉर्मल लॉस जो प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है, जो पहले से एस्टिमेट लगाया हुआ है। और एब्नॉर्मल लॉस जिसका पहले से एस्टिमेट नहीं लगाया, एक हिसाब से ये कहा, ठीक है। अब उसने वेस्टेज की परसेंटेज कही है, उसने बहुत ज्यादा कहानी इसमें नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल लॉस की तरफ नहीं गया, लेकिन उसने वैल्यू प्लेस ऑन कर रहा है। अगर वो वैल्यू प्लेस ऑन कर रहा है, इट मींस वो नॉर्मल लॉस को तो जीरो वैल्यू रखनी होती है, उसको तो कोई वैल्यू देनी ही नहीं होती, ठीक। तो इसका मतलब जिसको वैल्यू प्लेस ऑन करना है वो एक हिसाब से एब्नॉर्मल लॉस कंसीडर कर रहा है उसको, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये आपका प्रोसेस कॉस्ट का खर्चा और यूनिट्स कितने बनाने, 120 रुपए नॉर्मल लॉस है नहीं, कॉस्ट कितनी आ गई 1640, ये 12 को जरूर कर देंगे 1640 से, क्या आंसर आया 19680 है, पता नहीं यही हो गया। ये अब ये जो 19680 है ये बोनस, ये कितने परसेंट है, 10% है। तो 1% गिराना हो 19680 तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 10% है ना, 1968 ये मल्टीप्लाई बाय 1 किया। अगर यही चीज वो कहता एवरी 2% डिक्रीज देन दैट 2% कर देते फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देना था, 2 से मल्टीप्लाई कर। क्या 2 के ऊपर क्या हो, मींस यही वाला सवाल बनाया जाए, एक टेस्ट के लिए बनाया जाए, मैं क्या करूं 2% कर दो, एवरी 1 की बजाय क्या कर दूं 2 कर दूं, कहानी तो सारी सेम रहेगी, यहाँ पर आगे कहानी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक। पास में लगी। अच्छा, मैंने तो ऐसा शॉर्टकट बना के किया हुआ है, ये पूरे का पूरा 108 यूनिट्स दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मैंने जो 80 उसने फिनिश किया हुआ है, मैंने उसी के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई, ठीक है। आप फुल फ्लैश करना चाहें फिर भी आंसर, अभी मैंने सोचा आंसर इंशाल्लाह वैसे सही आएगा। अभी मैंने 80 के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है, आपके लिए अगर कहेंगे तो हम 108 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करना की कोशिश कर लेंगे कि ये 108 के 8 यूनिट्स दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। पहले 80 के हिसाब से देख लेते हैं कि 80 ट्रांसफर हो गए हैं, बाकी बना के हमने अपने एक और फिनिश के डिपार्टमेंट में रखे हैं। कितने प्रोसेस हुए ना, हमने कैलकुलेशन क्या किया है बेटा, सही है, ठीक है। कितने प्रोसेस हुए अभी, प्रोसेस 2 से गुजरे कितने हैं, 80 गुजरे, ठीक। बाकी प्रोसेस 1 में बन के पड़े हुए हैं, अभी ट्रांसफर प्रोसेस 2 में नहीं। आप ऐसे कंसीडर कर लें कि 108 में से 80 प्रोसेस 2 में चले गए हैं और बाकी कितने रह गए 28, यस सर, ये स्टिल स्टैंडिंग, स्टिल इन P1 में ही पड़े हुए बनने के बाद 80 ट्रांसफर हो गए। तो 80 ट्रांसफर हुए तो 80 की कॉस्ट कितनी आई थी प्रोसेस 1 में 1640। 80 के ऊपर प्रोसेस 2 का लेबर का खर्चा कितना था, नहीं एक और मटेरियल भी लग रहा था, अनदर मटेरियल 700 का लगता था, और 200 का रेंट 200
50 रुपये रेट है और 120 रुपये रेट है। इधर लेबर का रेट ज़्यादा है तो 240 घंटे लगे होंगे। ज़रा 250 60 240 ज़रा 120। अब फिनिश गुड कितनी बनी? उसकी 95%। नहीं फिनिश गुड कितनी बनी? 80 यूनिट्स। कितने थे? आउटपुट कितने बनना था? प्रोसेस कितने, असल में प्रोसेस कितने हो गए वो कहानी है। यहाँ पर हाँ लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट और 240 घंटे में कितने प्रोसेस हुए होंगे। और ये परसेंटेज दिया वेस्टेज परसेंट रिलेशन टू टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो लॉसेस यूनिट्स भी तो प्रोड्यूस हुए ही है ना। अब पता नहीं वो यूनिट्स कितने खराब हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? शर्ट्स बनाई हैं, शर्ट्स बनाई हैं 100 शर्ट्स बनाई या 180 शर्ट्स बनाई, इसमें से बाजू किसके गलत लगे हुए? प्रोड्यूस तो सारी हुई ना 80 की 80 हुई, उसमें से बाजू कितनों के गलत लगे हुए हैं जो लॉसेस हो गए। कितने परसेंट लॉसेस हैं इधर? 5%। तो 5% की टोटल यूनिट से 80 का 5% कितने हुए? पक्की बात है 4 ही हुए। 4 यूनिट्स आ गए तो बाकी के कंप्लीट कितने होंगे? 76 हुए। 71 के थ्रू आ गए थे। टाइपिंग है 1 की बजाय 6 की बजाय 1 लिखा गया। अपने फार्मूले में चेंज करने लगा। ये बहुत बड़ी बुरी चीज है कि अपने फार्मूले चेंज कर लो यार। मैं भी चेंज कर लो 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 गए तो बाकी 76 नहीं आता 71 आता है। जो भी होंगे लॉसेस। हाँ किसी और ने कह दिया 2 जमा 2 5 होते हैं तो मान लो फार्मूले को रीएडजस्ट कर लो जो बचपन से पढ़ते चले आए हो। ले जी 276 टोटल खर्चा हुआ, तकसीम 80 करेंगे, रेट क्या बना? 76 चेक कर लेते हैं। 3450 है। 3450 तो 4 यूनिट्स को 3450 से मल्टीप्लाई कर दें कितना बन गया? 3450 मल्टीप्लाई बाय 4 अब इसके अंदर 1% डिक्रीज देनी है 13800 तकसीम 5 हाँ 5% परसेंटेज के ऊपर कहानी करनी है ना हमें। 5% मल्टीप्लाई बाय 1% 2760। इतना बोनस हम दे सकते हैं। ये अजीब सी कहानी हमारे साथ उसने की थी, पता नहीं ये मैंने ऐसे सवाल सॉल्व किया है, अदरवाइज उसने तो बिल्कुल सीधे तरीके से मैथ की कहानी की थी। ठीक है मैंने जरा समझाने के लिए सारी कहानी करने के लिए कि भाईजान प्रोसेस का सवाल है। ले क्या ऐसे भी कर सकते थे? ऐसे भी कर सकते थे, आंसर सेम निकाले हैं मैंने भी, आंसर सेम ही निकले हैं। वो करने के बाद ही देखा कि जनाब आंसर मैच हो गए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार का पता नहीं बेटा आप कैसे करेंगे, हर दफा सवाल नया होगा और ये रूटीन वाला सवाल नहीं था। एक है रूटीन वाला सवाल, उस जैसा ही सवाल लेबर का पहले वाला रूटीन वाला था। पहले वाला रूटीन वाला था, ये वाला रूटीन वाला नहीं था। ये अजीब सी कहानी उसने की थी। तो उसने कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला है? प्रोसेस ए में उसने 1000 रुपया लिया, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर 2 घंटे लगेंगे 400 ले लिया, वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे लगेंगे 240 ले लिया। उसने कहा टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 1640 पर यूनिट कॉस्ट। यही उसने ऊपर डाल दिया। यही तो उसने वो अगले प्रोसेस में लेकर ले जा रहा है ना, प्रीवियस डिपार्टमेंट। अगले डिपार्टमेंट की कॉस्ट 700 रुपया, 3 × 250 3 × 100 टोटल कितनी होगी कॉस्ट? ये वो वाली कॉस्ट आ गई जो हमने इतने लंबे तरीके से निकाली थी। ठीक है उसने कॉस्ट पर यूनिट बड़े आसान अंदाज में निकाल दी। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 3 चीजें होती हैं किसी की भी कॉस्ट के अंदर। उसने वही 3 चीजें ली और 3 चीजें उसने कॉस्ट निकाल दी। तो मतलब कॉस्ट कार्ड तो मैं बना सकती हूँ, वो है कॉस्ट कार्ड ही है ना एक हिसाब से, तो कुछ नंबर तो आ जाते हैं। कुछ नंबर आ जाने एक हिसाब से कॉस्ट कार्ड भी काम है। Yes.
या सिंपल ये चीज सोचने की कहानी है कि जनाब जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीनों कहानियाँ कॉस्ट आती हैं। हाँ, पिछले डिपार्टमेंट में से एक खर्चा प्रोसेस 2 में आना था। अब ये वाली कहानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस या प्रोसेस कितने हुए, इतने हुए, तो पर यूनिट या रिजेक्टेड, असल में रिजेक्टेड की कहानी, नंबर ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स पर वर्कर पर मंथ, ये उसने परसेंटेज 120 का 10%, 80 का 10%, सॉरी 5%, और उसने वो 1640 को क्या किया, इस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3450 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स पर वर्कर पर मंथ। और उसका उसने वही वाला काम किया, तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों बोला है, इस वजह से बोला है कि अगर यही 2% बोल देता तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता। तो उसने बड़े आसान अंदाज में सॉल्व किया माशाल्लाह से, मैंने लंबे अंदाज में सॉल्व किया जस्ट समझाने के लिए कि क्या कहानी क्या हो गया, या मैं जस्ट टाइम मार रहा था यार ये प्रोसेस की कहानी क्यों किया उसने। जनाब इस का मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि मैंने मुश्किल करवाया। ठीक है, चले आगे। सर ये आईकैप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। हाँ जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि आप जैसे भी मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं जाने, तो मतलब क्या सिस्टम? हाँ जी, मेरे जैसे भी अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग छोड़ के। खासी बात है। वो भी उसके अंदर भी शायद होगा कि जैसे पहले होता ना कि जी फलाना बंदा 3 साल तक इस चीज़ के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकता या 5 साल तक इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो पढ़ा भी सकता, रहा उससे आपकी कहानी ऑब्वियसली शायद होगी। असल वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, छपने वाले हैं, मतलब कि सही पढ़ाकू बच्चे होंगे यार, छपने वाले हैं। सर अगर पेपर्स दिए और कुछ मिस हो जाए, मसलन मिस ऐप किस किस्म का पेपर का मिस ऐप हो जाए कि वो मिस वो गायब हो जाए, हाँ मिस हो जाए, आएंगे अपनी बात तो बंदा पास होगा फिर वो जो टीचर मतलब देखे ना जिस गाड़ी से वो जा रहे हैं। फिर जैसे आपको यूनिट्स लग के आ जाते हैं ना उस तरीके का आपके साथ काम हो जाएगा शायद। ड्यूटी चांस पास होने के सर, क्यों? क्योंकि वो गलती उनकी है ना। नहीं वो अटेम्प्ट और दे देंगे। नहीं तू चाहता क्यों? तू ऐप को चाह रहे हैं कि तेरा पेपर कोई और रैप करके ले जावे तो तू पास हो जाए। मेरी ये कह रहे कि शायद सोचने के सारे लिए पेपर एक अटेम्प्ट में देंगे ना, आईकैप को जाके मतलब एग्जामिनेशन हॉल में अटेंडेंस लगा दूंगा, पेपर खुद ले आऊंगा, बस उन्हें लगेगा कि गैप हो गया और पास हो जाऊं। ऐसा बनता पास हो गया आइडिया है। आइडिया तो अच्छा है वैसे। ऐसा तो होता नहीं है, इतनी काम करके देखेंगे। ऐसा करिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, इतनी सिक्योरिटी आप ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से फिर हो सकता है कि लाइफ प्लान लग जाए। सही है, बस ये सब पक्का ही पास कर। हाँ कोई नहीं यार, असल में मेरा सांस लाइफ हो जाएगी। और सवाल और देखने हैं, हाँ सर, सेंट्रोलस भी देखना है। क्यों नहीं सर, इंडस्ट्री पे जाएगी अच्छा जी, वंस अगेन कहता है जी evaluate the above option and advise the most beneficial option. once again it's a decision making question. आपने ये वाला रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपने कहा कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की कहानी तो नीचे तो वही है। ये ना ये उसका ये जो तो सेम सवाल है। ये तो हम खुद ट्राई करेंगे। खुद ट्राई करें, ठीक है, अभी तक ट्राई नहीं तो किया। से पहले भी करना चाहिए। पास ट्यूशन अवेलेबल है, इसमें से माशाल्लाह से अच्छे बच्चे पास हुए थे 29%। तो प्रोसेस वाले में 22%। ये सही है। ये करवा दूं, डबल एंट्री सवाल जर्नल एंट्रीज करवा Yes, देते हैं। yes. ये इस बार आया हुआ है, आया वो आना है पक्का। पक्का सर।
सुखाब में है मुझे लगता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन से आएंगी एंट्रीज। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में से क्यों एंट्रीज है? दो बार आई है बस। नहीं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में से कौन सी एंट्री नहीं, है? वो कॉस्ट तोड़ेगा ना कॉस्ट फ्लो इज समथिंग डिफरेंट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज समथिंग डिफरेंट। तो ये कॉस्ट फ्लो की एंट्रीज ही हैं। वो फाइफा से बिल कार्ड भी बनवा लेगा वैसे। वो मारे वो बनवाने 20-50 नंबर का दे दे अब वही कार्ड बनवाता है। अब जिस जगह पे वो चल पड़ा है ना, उम्मीद नहीं है मुझे कि वो कार्ड के ऊपर भी आएगा। अगली 1-2 टाइम्स में मेरे नज़दीक कार्ड के ऊपर नहीं आता, उसे बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त इन्वेंटरी के जैसे स्वाद दे रहा है। राम नीगर दे के फिर पूछ लेता है। हाँ? राम नीगर दे के फिर पूछ लेता है। मैं राम नीगर से करके आ गया। उसके अंदर तो सारी चीजें दी हुई थी भाई। एक छोटी सी चीज आपने सोचनी है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट क्या होता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आप कुछ भी ना करें तो वो चीजें गलत भी लिख दें तो भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। हैं अज्यूम कर एक चीज का तजर्बा नहीं होता इसलिए है बोला जाता है। अगर हो तो रिक्वायरमेंट है जी, जर्नल एंट्रीज करो पेरोल के। ये स्टडी टेस्ट की एग्जांपल भी है, और जो सी स्टडी टेस्ट की एग्जांपल है समझ जाएं, कभी भी आराम से टेस्ट हो सकती है। सेम टू सेम मैं कितने टकरा मार, सेम टू सेम, कभी सेम टू सेम, कभी एक दफा भी सवाल आया हो। लेकिन क्या ऐसे सवाल आते हैं जो पुरानी एडजस्टमेंट्स होती हैं वही दोबारा से आगे जाके कहीं पे आ जाती हैं? ये एफएससी में भी नहीं होता। ठीक, तो एडजस्टमेंट्स आपको मिलती हैं बेटा। आपको इस तरीके का सवाल आ सकता है, आराम से आ सकता है। जनरल एंट्रीज पास करो, लेबर चले कोशिश करते हैं जरा जल्दी जल्दी जुबानी एंट्रीज पास कीजिए बगैर वर्किंग बनाए। डन? ले जी, Pakir Limited manufactures special tool information pertaining to payroll cost for the month of April. Thus is as under. Departments हैं, gross salaries excluding overtime and overtime income tax की deduction. डिपार्टमेंट है मशीनिंग, डिपार्टमेंट है असेंबली, डिपार्टमेंट है टूल रूम, डिपार्टमेंट है वेयर हाउस। इन 4 डिपार्टमेंट्स में से मुझे बताएं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से हैं और सर्विस डिपार्टमेंट। डन हो गया, ये दोनों प्रोडक्शन है, यानी कि इनकी जो सी भी लेबर होगी वो कहाँ पे जाएगी? WIP को हिट कर रही होगी अल्टीमेटली, और इनकी FOH को हिट करेगी अल्टीमेटली। ठीक, अच्छा, ओवर टाइम में देखना ये होगा हमें, ओवर टाइम प्रीमियम हम अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओवरटाइम नॉर्मली तो एफओएच में देते हैं। नहीं भाई, अगर कस्टमर ओवर टाइम नॉर्मली बेसिक ही होता है, लेबर में लेते हैं, डायरेक्ट लेबर। ओवर टाइम सिर्फ प्रीमियम होता है जो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने काम किया। हाँ समझ आएगा। नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ जनाब। अभी आपने पहले क्वेश्चन के अंदर मेरे साथ बहस की थी कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा था बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या किया था आपने? ये आपने डायरेक्ट लेबर ली थी, या आपने क्या किया था? FOH लिया था। अगर बाइफरकेशन करनी होती तो ऐसे ही करते। ये क्या चीज है? डायरेक्ट लेबर। इसके अंदर ओवर टाइम के 5000 घंटे मौजूद हैं, बेसिक रेट है। और ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। सिर्फ और सिर्फ क्या आया? प्रीमियम आया। तो अगर प्रीमियम अलग से हो सकता होगा तब एंट्री अलग से हो सकती है, अदरवाइज सारे सारा ओवर टाइम किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। बात क्लियर हो गई है? अब नहीं भूलेगा। अब इंशाल्लाह भूलना नहीं चाहिए। Detail of other benefits are as under. 35 paid leaves are allowed per year, including annual, casual and sick leaves. 35 leaves allowed हैं।
एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी इज पेड इन जून। हम कहाँ पे खड़े हों? अप्रैल में। हम कहाँ पे खड़े हैं? और हर साल कह लें जून में बोनस दिया जाता है रमजान के महीने में। The company maintains a contributory provident fund in which 8.33% of the 8.33% of the monthly salary is contributed by the employer as well as employee. Means employee के भी पैसे काट लेते हैं 8.33% और प्रोविडेंट फंड को दे देते हैं और एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसे उठाकर देता है। During April 10 employee availed leaves that cost 85,000। कुछ एम्प्लॉइज ने क्या किया? लीव्स को अवेल कर लिया है, लीव इन कैश करवा लिए आप, ऐसे कह रहे हैं। एडवांसेस पेड एंड रिकवर्ड ड्यूरिंग द मंथ, इतने इतने हजार एडवांसेस पे किए और एडवांस रिकवर किया इतने। कंपनी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग बोनस एंड पेड लीव्स ऑन मंथली बेसिस। मतलब ये कि ये जो बोनस देना है पूरे साल का इकट्ठा देना है, इसको तकसीम 12 करके हम हर महीने एक्रूअल बुक करते हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट, ऐसे कहते हैं। या पेरोल डेबिट और बोनस पेबल क्रेडिट एक एंट्री ये होती है और पेड लीव्स की भी यही एंट्री होती है, पेरोल अकाउंट डेबिट और लीव्स पेबल क्रेडिट। हर महीने ये वाली एंट्रीज पास करते हैं। सैलरीज कितनी है टोटल बताएं सर? टोटल सबका टोटल कर लें। 400, 1400, 25, 1500। ओवर टाइम सर हमारे पास है 80, 120, 135 और ये आगे वाला मैं बताता हूँ 40। डन। Yes, sir. जो सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है पेरोल डेबिट और पेबल Credit. इस तरीके की काम जो हेड ऑफिस में पे हो रही होती है, हेड ऑफिस में नॉर्मली कर रहा होता है। तो पेरोल है कितनी? 1500। ग्रॉस सैलरी कितनी है? 1500। 1500। आपने पेरोल काउंट किया डेबिट कितने से? 1500। ओवर टाइम भी पेरोल को जाना है, बिल्कुल सर। ये भी किया डेबिट कितने से? 135। टैक्स कितना काटना है? 40। टैक्स इसको देना होता है गवर्नमेंट एफबीआर को या गवर्नमेंट को, ठीक। बिल्कुल। तो पेबल टैक्स पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाकी का एम्प्लॉइज को पेबल आ जाएगा। डन। कितना हो? 1500, 1635 में से 40 गए 1595। 1595 क्या होगा? एम्प्लॉइज को पेबल आ जाएगा एक हिसाब से अभी तक के लिए। सिर्फ डाटे को एनालाइज करना। और क्या डिडक्शन होनी है एम्प्लॉई की? प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन होनी है पक्का। यस सर। पढ़ा ना आपने? एम्प्लॉई के पैसे कम देंगे ना। यस सर। तो ये बताएं 1500 का 8 कितना परसेंट था? 33%। 124.9, 125 कर 125 कर लो, ठीक है। 125 क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट फंड वो लेस हो जाएगा। तो 1500 जमा 135, 1635 पेरोल डेबिट हो जाएगी। टैक्स पेबल 40 हो जाएगा और प्रोविडेंट फंड पेबल कितना? 125। 125 ही कैलकुलेट हुआ था ना। Yes. एम्प्लॉई की कार्ड में अभी एम्प्लॉई के हिसाब से डीलिंग करनी है। चले चेक करते हैं क्या ये वाली एंट्री बनती है। चले मैं ऐसे अलग से यही भी एंट्रीज मैं लिख देता हूँ, ठीक है सर। ठीक है ना। पेरोल डेबिट कितनी बनाई आपने? 1500 रुपीज इन 1000 का नहीं हो रही है। पेरोल रुपीज 1000 खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट भी आ गया। पेरोल डेबिट होगी कितने से? 1635। खब्बा सजा नहीं पता?
आदत है सारे इसको बताने की। नहीं खब्बे दी हाथ दी नहीं पई कदी सज्जी वो की क्या चीज़ है? एक का पता है दूसरा तो फिर असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ पेरोल डेबिट टैक्स पेबल कितना आया था 40 ये डिडक्शन होगी और प्रोविडेंट फंड को पेबल 125 125 फिर ये तो एम्प्लॉयर भी देगा ना वो तो बात की कहानी अभी सिर्फ एम्प्लॉय करने की डिस्कशन चल रही है कितनी एम्प्लॉय को पे कर देंगे सैलरी पेएबल 1635 में से 40 गए और 125 गए 1470 ये पहली एंट्री होगी जनाब अब जितना पैसा एम्प्लॉय से काटा उतना पैसा एम्प्लॉय भी डाले तो वंस अगेन वो पेरोल डेबिट करेगा पी फंड नहीं पी फंड को तो पैसे देने हैं बेटा 125 ये आ गया आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ठीक है जी पास में लग गई 1500 135 40 ये वाली कहानी समझ लग गई अच्छा जी 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर इंक्लूडिंग एनुअल कैजुअल एंड सिक लीव्स अब 35 पेड लीव्स हैं पूरे साल कितने महीने की 12 महीने एक महीने की कितनी बनेगी 1.2 3 छुट्टियां तकरीबन 2.9 कोई घंटा है का 2.9 ना 3 करना नहीं 3 कर लेंगे 2.9 हम सीधे सीधे से कहानी करते हैं ये देखें 1500 है सैलरी ठीक कितने दिनों की है एक महीने की या एक महीने महीने की जी एक महीने एक महीने की है 30 दिन की हमें बनानी है 35 दिन की एनुअल सैलरी एनुअल बोनस कितना बन जाएगा 1750 बन गया पर एनम पर मंथ कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30 और डिवाइड बाय 30 नहीं फिर 30 पर मंथ 145.83 इसका साल 30 में 145 1 145.83 yes ऐसे ले लेना 146 का ले ये क्या चीज बनी है लीव्स की कहानी क्या जी लीव्स की कहानी के एक महीने में के लीव्स कितनी बनती है एंट्री कितने की बनानी है आपको अच्छा और बोनस की भी कहानी बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी इज पेड इन जून एक महीने की सैलरी के बराबर क्या करना है जून में पे करना है वो भी पूरे साल का बोनस होगा हर साल पूरे बोनस की एंट्री भी हर महीने करनी है एक साल की सैलरी कितनी है एक महीने की 1500 एक महीने की 1500 हुई ना तो 1500 का तकसीम 12 कर दीजिए 125 जब पहले एक महीने की दी हुई है तो उसको तकसीम नहीं पुत्र जी बोनस साल बाद देना है तो 12 महीने का इकट्ठा देना है ना 125 सर एक सैलरी देनी है खर्चा जरूर भी करना है और ये खर्चा बोनस इक्वल टू एक महीने का जून में देना है लेकिन हर महीने इसकी एंट्री आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते रहना है लाइबिलिटी बनाते रहना एंड पे जाके वो लाइबिलिटी इकट्ठी करनी है पे करनी है अब बात समझ लग गई आप कह रहे हैं एक्रूअल हर महीने बुक करनी है ताकि आपका एक्सपेंस हर महीने का आ जाए बाइफरकेट हो जाए ये कौन सी जगह पर ऐसा काम होता है ये ऐसा काम उन जगहों पे होता है जहां पर हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है क्या बनाया जाता है हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है तो उनको हर महीने एक एक्सपेंडिचर चाहिए होता है कि कौन सा एक्सपेंस होना है जो बाद में जाके इकट्ठा बुक हो जाए तो बाद में जाके इकट्ठा पूरे साल का बुक करने की बजाय
हर महीने उसकी क्या की जाए, बंटवारा करके लिखा जाए। कितना निकला जी? और बोनस पर मंथ कितना निकला? 125। बोनस पर मंथ निकला 125। अब दो एंट्रीज आपकी बनेगी, एक बोनस की और एक लीव्स की। पेरोल अकाउंट डेबिट होगा और बोनस पेबल क्रेडिट होगा 125 से, और फिर पेरोल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा और लीव्स पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट 146 का। यहाँ तक बात समझ लग गई? अब एक्सपेंस की जगह पर सैलरी एक्सपेंस इस तरह के नामों की बजाय क्या लिखा जा रहा है? सारा पेरोल लिखा जा रहा है। अच्छा जी, ये सारी जो 15 की सैलरी आई, मतलब ये छुट्टियां निकाल के हैं टोटल किया है। कितनी छुट्टी? छुट्टियां तो नहीं उसमें, मंथली है सैलरी तो मंथली। पूरे महीने की सैलरी है 30 दिन की। 40 वाले हैं ये बीच में। अब हुआ क्या है, दिमाग को फिर घूम रही है, इसके ऊपर घूम रही है, इसके ऊपर घूम रही है। सैलरी की सैलरी कौन सी सैलरी? 1500 लीव्स वाली सैलरी के ऊपर। हाँ, तो उससे क्या है, 35 पेड लीव्स आर अलाउड पर ईयर। एक पूरे साल में 35 छुट्टियां अलाउड, मींस एक महीने में तकरीबन 3 छुट्टियां, ठीक, रफली 3 छुट्टियां अलाउड। अब उन छुट्टियां के अगर आप छुट्टियां नहीं करते तो आपको पैसे मिलेंगे। पेड लीव्स का मतलब क्या है? आप छुट्टियां नहीं करते तो पैसे मिलेंगे, और अगर आप छुट्टी कर लेते हैं तो छुट्टी होगी। इसका मतलब ये नहीं छुट्टी करके भी पैसे मिलेंगे। ना जी ना, उसका मतलब ये है, ये पेड लीव्स का मतलब क्या होता है कि अगर छुट्टी ना करो तो फिर पैसे मिलेंगे। ठीक है। ये असल में छुट्टियां कम से कम की जाए, उसको एनकरेज करने के लिए काम की जाती है। तो भाई छुट्टी ना करना, पैसे मिलेंगे उसके लिए। अगर पूरे साल में आप 5 छुट्टियां करते हैं, इसका मतलब है आपने 1 महीने के पैसे एडिशनल ले लिए। ठीक है, 30 दिन के पैसे काफी ले लिए ना आपने भाईजान। इसका मतलब ये है छुट्टी कर लो, अलाउ है, कर लो, मसला कोई नहीं। लेकिन अगर छुट्टी नहीं करते ना तो आए हम आपको जब छुट्टी करनी नहीं फिर तो पैसे दे देंगे। और पुत्र जी मेरी बात सुनो, बड़ा आसान की कहानी। आप एक जगह पे अलाउ हो कि आपने नहीं जाना, आप जॉब करते हो, 30 दिन आपने काम किया तो सारी मिलनी चाहिए। अब 35 दिन तो जॉब पे नहीं आप, लेकिन अगर उन 35 दिन आप जॉब करते हैं तो पैसे मिलने चाहिए। बात है काम, ठीक है। अच्छा जी, अगली कहानी क्या जी बच्चों? प्रोविडेंट फंड आश्चर्य या 3 दोनों के लिखे गए हैं। एम्प्लॉय ने वेल किए हैं लीव्स दैट कॉस्ट 85,000। अब अवेल करने का मतलब 2 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक अवेल करने का मतलब है छुट्टी कर ली, अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक। और दूसरी इसका मानी हो सकता है कि जी किसी ने पैसे ले छुट्टी ना करके, छुट्टी ना कर अवेल कर ली, बस इसके 2 मतलब हो सकते हैं। व्हाट्सएवर का मतलब है ये छुट्टी ना करके सीधा सीधा तो यही मतलब करना है कि छुट्टी की है और 85,000 दिए हम लोग। छुट्टी नहीं की और ये दिया। अवेल का मतलब बताना बेटा। वेल का मतलब ये है हासिल कर लेना। हाँ जी, तो मैंने आप जरा सोचें, छुट्टी यानी 85,000 पैसा
हर महीने 3 छुट्टियां अलाउड है। कितनी छुट्टियां? 3 छुट्टियां। अब इसका मतलब है 27 वर्किंग डेज हैं और 3 क्या है? अलाउड छुट्टियां, 3 डेज अलाउड है। अब 27 दिनों की सैलरी मिल रही है, यानी है पूरी 1500। कितनी? 27 दिनों की सैलरी कितनी मिलनी है? 1500। अब अगर एक बंदा 3 दिन आता है तो वो कह सकता है कि जनाब मैं 3 दिन आया हूं, ऐसा करें मुझे इसके पैसे तो दे दो, इसके पैसे दे देंगे। तो आप 1500 तकसीम 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 दिन के पैसे आप ले सकते हैं। कि आप अभी इसी महीने ले लें या एंड पर जाकर इकट्ठे ले लें। कितना आ गया जी? 150। अब कुछ बंदों ने अवेल कर लिया है, पैसे ले लिए क्या है 150 में से 85,000 ले लिए हैं। कुछ बंदों ने अवेल कर लिया कि हमें पैसे दे दें और कुछ बंदों ने कहा कि डेफर किया हम जाके जून में ले लें। ठीक है, बात समझ लगी। अब 85,000 के पैसे अगर कोई ले लेगा तो ये बताएं कि कंपनी ने पे कर दिए। कंपनी हर महीने किस अकाउंट में रख रही है? लीव्स पेएबल में। किसमें? लीव्स पेएबल डेबिट। अब क्या हो जाएगा? लीव्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लीव्स पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश की ऑप्शन हो सकती है या अवेल का हो सकता है कि उसने छुट्टी कर ली है, तो छुट्टी कर ली अगले ने, तो इसका मतलब उसे पैसे नहीं मिलने हैं। तो सूरत में भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्रेडिट क्या करेंगे? पीछे लायबिलिटी का क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट वही तो कह रहा हूँ, पेरोल अकाउंट। यस ऑब्वियस। ठीक, बता इसलिए रहा हूँ, कल को एग्जैक्टली कंफर्म करके वो लिख देता है कि जनाब उसने छुट्टियां कर ली हैं, तो फिर क्या करोगे? फिर अब इस सूरत में कैश दिया जा रहा है, इस दूसरी सूरत में एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। अब पे जब एक्रूअल की थी तो एक्सपेंस डेबिट किया था ना, तो छुट्टियां कर ली मींस अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं रहा, हमें देने नहीं पड़ेंगे, तो फिर आप इसको पेरोल को ही क्रेडिट कर देंगे। तो ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं इसकी। और कोई कहानी सही थी? एडवांस पेड एंड रिकवर्ड ड्यूरिंग द मंथ पेरोल इज 17,000 और 28,000। एडवांस जब हम देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? एडवांस लिया है पुत्र जी, एडवांस टू एम्प्लॉई डेबिट कितना था? रिकवर्ड। रिकवर कैसे होता है नॉर्मल? ऐसे पिछले महीनों में क्या किया होगा? एडवांस दिया होगा। अब अगले महीनों में रिकवर ऐसे होता है या तो पैसे वापस मिल जाए या फिर जो सैलरी देनी थी उसमें से काट लिए। ठीक, क्या सैलरी हमें देनी? कितनी सैलरी देनी? 1470 देनी है ना। सैलरी पेबल कितना है? 1470 है। तो फिर 1470 में से पैसे काट लो। सैलरी पेबल डेबिट और एडवांस क्रेडिट, एडवांस टू एम्प्लॉय 28,000 था ना जी। भी कैश भी लिया जा सकता।
तो फिर क्या हो जाएगा? कैश क्या डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यस बात सर। समझ लग गई? यस ले जी, अब क्या काम की जाए? क्या सारी एंट्रीज हो गई? बोलने जी नहीं, अभी तो हमने अब सिर्फ एक एंट्री बिचारी रहेगी यार, केस Fixed overhead। पेरोल को शिफ्ट करना है बिटवीन द WIP एंड FOH डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट। ये वाली एंट्री पास यहाँ प्रीमियम रहता जी प्रीमियम रहता करना पड़ेगा। नहीं है ही नहीं, यह नहीं हो प्रीमियम ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। पिछला करते डायरेक्ट लेबर ढूंढे, मशीनिंग समझ डायरेक्ट लेबर मशीन सर 1400 कैसे? लाजमी बात है। लाजमी बात नहीं है जनाब, ये ओवर टाइम भी डायरेक्ट लेबर है। इसको तो हम असम्पशन में भी ले सकते हैं सर। हाँ, आप assumption ले सकते हैं कि ये ओवर टाइम प्रीमियम है, हैं? जी सर। वैसे वैसे नहीं देती है ये ओवर टाइम दी, प्रीमियम क्यों अज्यूम करोगे? हाँ वरना वो प्रीमियम दिखता है। अदरवाइज उसने लैदा करवाना होता तो वो प्रीमियम तो बोलता यस या वो वैसे बताता इसमें इतना प्रीमियम शामिल है। सादे ओवर टाइम में जब तक आप सेपरेशन नहीं कर सकते आप उसको इंडायरेक्ट लेबर नहीं बोल सकते। सर ये ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क होता है, मतलब क्या? टेबल भी खा लेता नहीं, चलो सही है, अगर ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे नहीं कोई मसला नहीं है। ये जनाब इज्जत माप ए चेक कर। ए कितने गया? क्या अल्फाज यूज किए हैं? ओवर टाइम प्रीमियम ऐसा ही है सर। ओवर नहीं, टाइम मैं वो तो समझ आ गई, ओवर टाइम प्रीमियम इंटरेक्ट है, मैं मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है, मतलब अच्छा जी, ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है? जी। ओवर टाइम और ओवर टाइम में ये फर्क है कि ये जो बेसिक रेट है ये ओवर टाइम है यस सर और ये जो अबव है ये क्या है? प्रीमियम। ओवर टाइम तो होता ही वैसे प्रीमियम में ही होता है उस पे। बेटा जी नहीं, लाजमी नहीं है। मतलब एक बंदा ओवर टाइम कर रहा है लेकिन उसे मिली इतनी बेसिक की रेट, फिर क्या करना सर? ओवर टाइम की पहले बेसिक मिलेगी और ले जनाब, भाईजान कह रहे हैं ये जनाब ने 8 घंटे काम कर लिया, जी सर कर लिया। 8 घंटे काम कर लिया जी सर। और भाई कह रहे हैं कि जनाब ये इन्होंने ऊपर 4 घंटे जो है ओवर टाइम लगाया और इनको रेट मिलता था 100 रुपये घंटा, जी सर। मीन्स कितने मिल रहे थे? 800 रुपया दिहाड़ी के। आराम। अब इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से ही मजीद लगाया 400। अच्छा ये ओवर टाइम है, अगर मुझे 120 मिल रहा तो 20 था वो प्रीमियम होता, लेकिन हाँ करके। ठीक है। यस सर। अब ये जो इसी के ऊपर ही अगर 100 के अलावा आपको 20 रुपए ऊपर एडिशनल मिले हैं तो ये जो 20 हैं 80 रुपए, ये क्या है? उस वक्त करवाया भी मैंने खुद था और प्रीमियम। अब ठीक है जी, जी सर। क्लियर हो गई कहानी। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन, बहुत टाइम लगा लिया हमने। जी सर। अब जाइए। हाय एंट्रियां दे हुन मैनू पूरियां करा लेने दियो, एंट्री एक ही रहेगी बस, तो एक एंट्री पूरी करा लेने दियो अभी वो किसी भी तो जनाब। इज्जत माफ, फिर ये ओवर टाइम भी क्या होगा? 1400 प्लस ये भी 40 डायरेक्ट ही होगा 1500 1400 15 1500 15 15। ये क्या हो जाएगा आपका? WIP WIP। और पेयर और एक्सपेंस हमारे पास है दो कितने 2028। अब आप पेरोल गिनना शुरू करेंगे। पेरोल डेबिट 1635, पेरोल डेबिट 125, पेरोल डेबिट 125, पेरोल डेबिट 146, -85 भी करेंगे
25-85 कितने? नहीं 85 नहीं करेंगे, वो इधर वो तो सर है प्लीज 85 तो लीस्ट पे बना, तो इसमें से आ रहा, तो इसमें से एडजस्टमेंट कितना 203 बना यस यस 20 चले फ्रैक्शंस नहीं ले रहा था मैं 2031 ये पेरोल खत्म कर देंगे और बेल्सिंग तो जो बच जाएगा बेचारा उसको क्या करेंगे? F 1516 F को लगाएंगे। 516 डन। यस सर रेटिंग्स को छोड़ दिया एंट्रीज करना आ गई यस तो शुरू नहीं एंट्रीज मीन्स बुक के अंदर मैंने भी बहुत सारी वर्किंग बनाई हुई है, टेबल बनाई हुई है, पता नहीं क्या कुछ किया है, फायदा नहीं है तो जबानी सारा काम होता है। ये इतनी लंबी वर्किंग बनाई थी मैंने बुक में, कोई फायदा नहीं। ये कभी किसी जमाने में ये करवाया जो था। लेबर की बस यही टोटल एंट्रीज आ रही है ना, इससे अलावा तो नहीं प्रॉविडेंट फंड की आती है ये मैक्सिमम यही है मेरे जॉब एंड सर्विस कॉस्ट में भी जी जॉब हाँ एंड सेम है, एंट्री सेम है। ओए लर्निंग कब तो रहता नहीं, ये तो हम बूढ़े बैठे थे। ये तो आसान है सब में से शहजादा टॉपिक है, सब में से शहजादा टॉपिक है। सबसे आसान टॉपिक यही है ना? वेरिएंस पे लटक जाएगा कल के ऊपर और ये संडे आता है ऐसे ही लर्निंग का। यस तो इसमें बस इसका ध्यान रखना होगा कि यूनिट्स के हिसाब से या बैचेस के हिसाब से ये वो हाँ वो तो आपने हिसाब रखना है, जो सा क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा आपने उस हिसाब से लेकर चलना है। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ 2-3 मिनटों के अंदर। आप एक सवाल करना शुरू करते हैं उसके ऊपर टाइम लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम क्या होता रहता है, कम होता है, और फिर आप एक लेवल पे पहुंचते हैं वो सवाल अब मिनिमम टाइम लेता ही लेता है। बिल्कुल सर वही एक ही सवाल, वही एक सवाल पहला सवाल मसलन ये जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था आपने इंडस्ट्री लेबर का ही 2% वेस्टेजेस वाला 1% वेस्टेजेस वाला, ये सर पहली दफा किया तो हमें कितना टाइम लग गया? 1.5 घंटा अब यही वाला सवाल दोबारा से करो तो पहले फिर भी सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जा जाके करेंगे फिर भी टाइम लगेगा। लगेगा। एक दफा फिर से करेंगे तो और कम लगेगा, फिर एक दफा फिर सभी वाला सवाल करेंगे और कम, लेकिन कम से कम एक लेवल पर पहुंचोगे कि आप लर्निंग होना बंद। अब एक मिनिमम टाइम लिखने का लगना ही लगेगा। बाइक चलाना सीखी थी तो पहली दफा बड़ी कॉन्शियस होके यार क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल क्लास में लेके तो रेस में हाँ जी। तो पहली दफा जब आप काम करते हैं तो आपको क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है, आपका दिमाग, और फिर उसके बाद अब आप जब बाइक चलाते हैं तो भाई 500 की स्पीड पे बाइक चलाते हैं और मोटरवे पे आगे से आंटी आ जाती है, एकदम से ब्रेक लग जाती है। बाइक में यार नहीं ब्रेक लगेगी आंटी जिंदगी मोटर पे बाइक एक ही पहले सवाल जब बच्चे का सवाल मोटर में बाइक गई कैसे और आंटी किस आ गई मोटर पे ये तो साथ एंटी हुआ ये एकदम से ले लो यार और बाइक 500 रुपये की लगी ये भी है मीटर कराता हूँ तो मान लेंगे क्या बात भाई 125 नहीं है उसके पास हैवी बाइक है। वो जो बंदा था उसकी बात कर रहा हूँ, आपके पास थोड़ी कह रहा हूँ, हैवी बाइक वाला बंदा था। और आंटी ने खुदकुशी करनी थी और आगे आगे बाइक 300 तक अच्छा जी, असल कहानी लर्निंग का, ये लर्निंग क्या है? ये है एवरेज टाइम बताता है। क्या बताता है? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम हमेशा, अब आप सोचें कि 10 यूनिट्स का या 10 दफा आप 10 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना है, तो जब 10 यूनिट्स का होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होगा ना। अब इसका एवरेज टाइम कुछ इस जगह पे आ रहा होगा, ठीक। ऑन अदर हैंड जब यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो उसका एवरेज टाइम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। एवरेज टाइम टू मेक 1
यूनिट, हर यूनिट का एवरेज टाइम। कम यूनिट्स होंगे तो फिर ऑब्वियसली एवरेज टाइम क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि पहले यूनिट के ऊपर टाइम लगा से 100, दूसरे के ऊपर लगा 80, टोटल कितना हो गया 180। अब 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम कितना होगा 90 होगा। 2 यूनिट्स बनाने का एवरेज टाइम कितना होगा 90। 180 सही करना जमा, दोनों को जमा किया, तकसीम 2 किया। अब तीसरे यूनिट के ऊपर टाइम लगा 60। अब कितना होगा टोटल 200, 180 जमा 60 240। अब 3 यूनिट्स का एवरेज टाइम कितना होगा 75 है, हाँ 80 के करीब आ जाएगा एवरेज टाइम, 80 के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, कम हो रहा है ना, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पर यूनिट का टाइम क्या हो रहा है, कम। लेकिन ये हमेशा एवरेज ऐसे पूरी मुकम्मल होती है, जितने यूनिट्स हो उतने की मुकम्मल एक एवरेज होती है। सो दिस इज द एवरेज टाइम पर यूनिट। अब मुझे बताएं, टोटल टाइम आपने निकालना था, आपने एवरेज निकाल लिया। एवरेज टाइम 3 यूनिट्स का कितना आया 80, तो 3 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना होगा 240। अब ये वाला जो 100 जमा 80 जमा 60 है, ये अलग-अलग टाइम जमा नहीं होगा। आप एक एवरेज टाइम निकालेंगे फार्मूले के जरिए, मल्टीप्लाई करेंगे उन यूनिट से, तो क्या हो जाएगा एवरेज टाइम आ जाएगा। कहते हैं ब्रेक कर दें।